हेलो गाइस, दिस इज योर मेंटर कोनाक सिंगल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है पार्ट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा टॉपिक चल ही रहा है। और पार्ट थ्री में भी क्या लिखा हुआ है, येलो के अंदर देखो, रेजिस्टेंस वर्सेस लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। सेकंड क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो हम आज की इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि लेंथ और एरिया के ऊपर जो रेजिस्टेंस होता है वो किस तरीके से डिपेंड करता है, एंड टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, बेसिक रिलेशन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं अगर हमारे पास एक ही कंडक्टर की अलग अलग तरीके से लेंथ लेंगे तो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहले देखो बेसिक कुछ रिवीजन कर लेते हैं हम। जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हमने देखे थे, रिलेशन देखे थे, तो उसके अंदर हमने क्या देखा था, एक हमारे पास फार्मूला आया था I इक्वल टू में NEAVD। इसके अंदर N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E होता है चार्ज ऑन वन चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज के ऊपर कितना चार्ज है, A है एरिया ऑफ कंडक्टर, VD क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और I मीन्स करंट। इसी तरीके से N मतलब नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज हो गया, A एरिया हो गया। यहाँ पे E क्या थी, यहाँ पे E है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैंने उसके साथ में बैटरी कनेक्ट करी थी, तो बैटरी कनेक्ट करने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे थे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो जब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में दौड़ने लगे थे तो उसकी वजह से एक फील्ड जनरेट हो गई थी, तो उसको हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो T है ये टाउ, इसको हमने बोला था टाउ। टाउ मीन्स क्या, रिलैक्सेशन टाइम। जैसे कि जब हमने पढ़ा था कोलिजन जब इलेक्ट्रॉन का हो रहा था, तो कितने टाइम तक उसका कोलिजन नहीं हुआ, कितने टाइम तक वो फ्री घूमता रहा, तो उसको हमने बोला था रिलैक्सेशन। M मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही गया था, और L मतलब क्या था इसके अंदर, लेंथ ऑफ कंडक्टर की लेंथ। ठीक है, अभी इनके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। मेन हमारा जो आज का मुद्दा वो ये है L और A। ठीक है, और V मीन्स आ गया था पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है वो इस तरीके से वेरी कर रही है, यानी कि क्या है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट किसको बोलते हैं, जब लेंथ के साथ में कोई चीज़ चेंज होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेडियंट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास रेजिस्टेंस R की वैल्यू आई थी वो 2ml/NE² E टाउ, ये आया था हमारे पास, जिसके अंदर हमारी चीज़ें क्या कांस्टेंट थी, 2 कांस्टेंट था, M कांस्टेंट था, N कांस्टेंट था, E कांस्टेंट था, और ये चीज़ें कांस्टेंट थी। हमारी वेरी एक तरीके से इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा था, यानी कि ये जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें, ये हमारे पास कांस्टेंट थी। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ आई मेरे पास, ये क्या है, हमारी रजिस्टिविटी है। इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास आया था 2mNE² टाउ। अब ये चीज़ें जो मैंने लिखी है ना, ये पार्ट सेकंड के अंदर आपको मिलेगी। अब पार्ट सेकंड वाला मैं इसके अंदर तो पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, पार्ट 3 पढ़ना है। तो इस वजह से मैंने आपको जर्नल एक तरीके से थोड़ा रिवाइज करा दिया कि हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे, किस किस तरीके से हमने उनके बीच में रिलेशन देखे थे। तो इनके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आपको पार्ट सेकंड देखना पड़ेगा। तो पार्ट सेकंड एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके अंदर R होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसकी यूनिट होती है ओम, और उसको इस तरीके से लिखते हैं, ये इसका सिंबल है। इसी तरीके से जो ये रो है, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। ठीक है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर, यानी कि ये सिंबल ओम का हो गया, ये मीटर हो गया। 1/, जब R कर देंगे तो ये हो जाएगा कंडक्टेंस। ठीक है, तो 1/R, यानी कि R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो जी ये कंडक्टेंस इसका ऑपोजिट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो रेसिप्रोकल हो गया तो इसकी यूनिट भी क्या हो गई, ओम से मोहो हो गई, और इसका जो ये सिंबल था, ये सिंबल भी उल्टा बन गया, यानी कि एक तरीके से मिरर इमेज बन गया। इसी तरीके से कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी किसके रेसिप्रोकल होती है, रजिस्टिविटी के। तो रजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, और कंडक्टिविटी की क्या हो जाएगी, मोहो पर मीटर। ठीक है, ये कुछ जर्नल बातें थी। अभी एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, जो रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस का पहले तो मतलब समझो, रेजिस्टेंस होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है, ये एक तरीके से क्या करता है, जो फ्लो ऑफ करंट है उसको रोकता है, उसको कंट्रोल करता है, हम ये बोल सकते हैं ना, है ना। यानी कि इट इज़ ए यूनिट विच कंट्रोल्स टू फ्लो ऑफ, यानी कि करंट के फ्लो को ये कंट्रोल करता है, यानी कि कंट्रोल ज़्यादा होगा या कम होगा, जो करंट फ्लो ज़्यादा करेगा कम करेगा, वो एक तरीके से रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो करंट मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से रेजिस्टेंस को अगर मैं कम कर दूंगा तो मेरा करंट जो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आता है, रो एल बाई ए आता है। तो जनरल डिस्कस में करता हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए। मान लो मेरा जो कंडक्टर है वो आयरन का बना हुआ है, ठीक है, तो आयरन का बना हुआ है, तो ये उसके लिए इसकी प्रॉपर्टी होती है, उस कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी मटेरियल प्रॉपर्टी शो करती है वो कौन करती है, रजिस्टिविटी करती है। यानी कि पूरे आयरन कंडक्टर के लिए ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, किसी भी कॉन्स्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर, ठीक है। अब बात आती है कि उस कंडक्टर की अगर मैं लेंथ और एरिया चेंज करता हूँ, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने लेंथ को बढ़ा दिया, ठीक है। जैसे मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा और एरिया को मैंने क्या किया, एरिया को मैंने रखा कांस्टेंट, तो जैसे मैं लेंथ को बढ़ा दूंगा तो आर भी मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या एक तरीके से सेम प्रोपोर्शन के अंदर, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर है। इसी तरीके से एल को मैं डिक्रीज कर दूंगा, एरिया मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो आर भी मेरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, एल को मैं कम कर दूंगा। तो सेकंड में मेरे पास आता है एरिया को मैं बढ़ा रहा हूँ, लेंथ मेरी क्या है, कांस्टेंट है, तो जब मैं एरिया को बढ़ा रहा हूँ तो रेसिप्रोकल में तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, यानी कि रेजिस्टेंस मेरा कम हो जाएगा जब मैं एरिया को बढ़ाऊंगा। इसी तरीके से जब मैं एरिया को कम करूँगा तो रेजिस्टेंस मेरा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है एल और ए के अंदर किस तरीके से चीज़ें किस तरीके से आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा, तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा यानी कि करंट को पास नहीं होने देगा। और कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टर के किससे मिलते हैं, जुलती टर्म है कंडक्टर से, तो कंडक्टर क्या करता है, करंट को पास होने देता है, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टेंस क्या करता है, वो करंट को पास करता है, ये करंट को पास नहीं होने देता। इसी तरीके से रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ किसके साथ में होती है, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के साथ में होती है। रेजिस्टिविटी अगर बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी अगर कम होगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या सा प्रोपोर्शन होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। इसी तरीके से इनके बीच में भी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। ये कुछ हमारे पास जनरल रिलेशन थे, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि हमें किस तरीके से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है अगर हमारा कंडक्टर गिवन हो किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर दो अलग अलग तरीके से। तो पहला मैं केस लेके चल रहा हूँ, देखो इस तरीके से कि मान लो ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, इसकी लेंथ मान लो क्या है, एल इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है, बी, और करंट मेरा कुछ इस तरीके से फ्लो है। तो मेरे को इसका क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, आर निकालना है। अभी देखो आर की जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो ये बताया था, रो एल बाई ए। अब इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, रजिस्टिविटी होगी, वो तो रो होगी। लेकिन एल और ए क्या होता है, एल मीन्स होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर करंट बह रहा है, जिस डायरेक्शन के अंदर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन के अंदर उसकी लेंथ कितनी है। अभी देखो इस वाली डायरेक्शन के अंदर करंट जा रहा है तो इस वाली डायरेक्शन के अंदर लेंथ कितनी है, कितना ये ट्रैवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना ट्रैवल किया, एल ट्रैवल किया, तो लेंथ मेरी एल आ जाएगी। एरिया, इस कंडक्टर का टोटल एरिया कितना है, इस कंडक्टर का टोटल एरिया देखो कितना है, ये कंप्लीट एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी तो होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसकी जो रेजिस्टेंस आ जाएगी कितनी आ जाएगी, रो तो एज इट इज, लेंथ मतलब यानी कि अलोंग द करंट कितनी लेंथ वो ट्रैवल कर रहा है, और एरिया ऑफ कंडक्टर कितना है, देखो एरिया ऑफ कंडक्टर एल इंटू बी। अब इसको हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। तो रियल में मेरे पास जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, रो बाय बी। ये मेरे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। ये चीज़ आगे क्लियर अच्छे से। इसी तरीके से मान लो मेरे पास दूसरा है, ये वाला केस ही मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, पहले वाले केस के अंदर तो मैं ऐसे करंट फ्लो कर रहा था इस तरीके से, लेकिन अब ऐसे ना करके मैं इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं करंट फ्लो कर रहा हूँ। डायमेंशन सारी वो की वो है, ये बी है, ये एल है, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ रजिस्टिविटी होगी, वो रो होगी। इस वाले केस के अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, रो तो एज इट इज़। अब इसके वाले केस के अंदर लेंथ उसको कितनी ट्रैवल करनी पड़ रही है, बी ट्रैवल करनी पड़ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी ट्रैवल कर रही है, वो बी ट्रैवल कर रही है। तो लेंथ की जगह बी आ जाएगा और एरिया कितना रहेगा, एरिया सेम वही रहेगा, एल इंटू बी। तो बी से बी कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रो बाय एल आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आ रही है अच्छे से क्लियर। और देखो अब तीसरा मैं केस इस तरीके से लेके चलता हूँ कुछ। ये मान लो मेरे पास कोई क्यूब है, इसको अच्छे से समझना, इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं ले रहा हूँ इस तरीके से करंट, मैं अलग अलग कलर से शो कर देता हूँ। ये I1 है, तो ये I1 इधर से जाएगा तो इधर से निकलेगा, ठीक है। इसकी मैं डायमेंशन भी लिख देता हूँ, ये मान लो A है,
ठीक है, ये मान लेते हैं हम, ये बी है, और ये मैं मान लेता हूँ ये कितनी है, ये क्या, ये सी। ठीक है, यानी सी, ये क्या है, सी। ठीक है, अब क्या क्या, पहले तो करंट ये हो गया, दूसरे वाले में केस में करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है इस तरीके से। तो यहाँ से जब I2 जा रहा है तो इधर से निकलेगा I2, है ना। और इसी तरीके से सामने से, जैसे आप लोग देख लो ना, उस स्क्रीन के अंदर से पीछे वाले साइड से निकल रहा है, यानी कि आप मोबाइल या लैपटॉप में से देख रहे हो तो आपकी जो सामने स्क्रीन है वहाँ से करंट जा रहा है, और जो उसका बैक पैनल है वहाँ से निकल रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ से करंट जा रहा है, इस तरीके से करंट जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है। तो ये कितना, ये I3 हो गया, और I3 यहाँ से निकलेगा। तो अलग अलग करंट है हमारे पास, अलग अलग करंट के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो R1 रो। तो R1 देखो, ये वाला करंट, इस वाले करंट ने कितनी लेंथ ट्रैवल करी, तो लेंथ इसने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यानी कि इस फेस से लेके इस वाले फेस तक, तो लेंथ कितनी है, C। और एरिया कितना है, एरिया ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो एरिया कितना, A इंटू बी। इसी तरीके से R2 कितना है, रो। R2 देखो करंट कितना है, नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है, तो नीचे से ऊपर की साइड, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी है, A। और करंट कितना है, ये वाला, ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है, देखो ये वाला एरिया, C इंटू बी। इसी तरीके से R3 देखो कितना है, रो। और L, R3 कहाँ पे, ये रहा सामने वाला जो फेस है, कितना लेंथ ट्रैवल कर रहा है, ये वाली, कलर मैं चेंज करके दिखा देता हूँ कौन सा, ये वाली लेंथ ट्रैवल कर रहा है। यानी कि भाई देखो ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये वाली लेंथ ट्रैवल कर रहा है, तो ये वाली लेंथ कितनी है, B। और एरिया कितना है, एरिया देखो ये वाला एरिया, इसके सामने वाला एरिया, कौन सा एरिया क्रॉस करके जा रहा है, एरिया ये वाला क्रॉस करके जा रहा है। तो कितना एरिया हो गया, देखो ये तो कितनी, ये तो A है, और ये क्या है, C, यानी कि A और C। तो ये हमारे पास अलग अलग क्या आ गए, इसके रजिस्टेंस आ गए। तो आप लोगों ने क्या देखा है, देखो अलग अलग अगर हम लेंथ लेते हैं, अलग अलग एरिया लेते हैं, तो रजिस्टेंस भी मेरा क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ और एरिया के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। जनरल क्लास के अंदर हम रेजिस्टेंस किस तरीके से पढ़ते हैं, लेंथ और एरिया के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। भाई लेंथ को बढ़ा दिया, एरिया को कम कर दिया, तो रेजिस्टेंस उनके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होता है। लेकिन रियल के अंदर कम ज़्यादा करने से तो रेजिस्टेंस कम के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर दें, कभी किधर से फ्लो करा दें, कभी किधर से फ्लो करा दें, तो भी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। तो आप लोगों ने देखा ना, देखो इस वाले केस में भी आपने देखा, इस वाले केस में भी देखा, अभी करंट इधर से फ्लो कर रहा था तो रेजिस्टेंस मेरी कुछ ये आई। इस वाले केस के अंदर करंट मेरा यहाँ से फ्लो कर रहा था तो रेजिस्टेंस मेरी कुछ अलग आई। तो करंट फ्लो के ऊपर भी हमारा रेजिस्टेंस होता है, वो डिपेंड करता है। तो अभी थोड़े एडवांस क्वेश्चन हम करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। एडवांस प्रॉब्लम हम देखते हैं, 1 या 2 देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये समझो मेरे पास मान लो कुछ इस तरीके से सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो मेरे पास कितनी है, R2 है। इसका जो रेडियस है इसकी R2 है। R2 ना लेके आप एक काम करो, इसकी रेडियस लगा लो, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो R2 और R एक जैसे हो जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर। तो इसकी रेजिस्टेंस ऐसा मान लो, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस B मान लो आप, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस B मान ले, और इसी के अंदर एक इस तरीके से मेरे पास सिलेंडर है, यानी कि होलो सिलेंडर है कुछ, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस मान लो A रेडियस है इसकी, और जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, करंट है इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इस तरीके से अभी बता रहा हूँ। करंट बीच में से ना होके करंट इसके इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के अंदर, दोनों के इस वाले पार्ट के अंदर फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है। तो अभी एक बात बताओ, इसका जो नेट जो एरिया हो गया, कितने एरिया के अंदर ये करंट फ्लो कर रहा है, कितने रेजिस्टेंस है, कितने एरिया के अंदर वो फ्लो कर रहा है। करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है वो केवल इस वाले एरिया के अंदर फ्लो कर रहा है ना, इस वाले एरिया के अंदर, जो मैं आपको येलो पेन से दिखा रहा हूँ। तो एक बात बताओ, मेरे को ना तो ये वाला एरिया लेना है और ना ये कंप्लीट एरिया लेना है, यानी कि छोटे वाले, यानी कि A रेडियस का जो एरिया होगा मेरा वो कितना होगा, यानी कि एक तरीके से सर्कल शो कर रहा है, ये सर्कल है ना। तो इसका रेडियस कितना होगा, देखो पाई A स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ ना, तो सर्कुलर के लिए मैंने इसको मैंने लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एरिया क्या होता है। एरिया वो हमें लेना है जिसको वो क्रॉस करके जा रहा है। तो एक तरीके से ये एरिया कितना हो गया, ये सर्कुलर है ना एक तरीके से, तो सर्कुलर का एरिया क्या हो गया, पाई A स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से जो B वाला जो मेरे पास रेजिस्टेंस है, ये वाला, इसका एरिया कितना है, देखो बड़ा वाला एरिया कितना है, ये A वाला है, ये B वाला है, तो इसका कितना है B स्क्वायर। ये तो हो गए दोनों, यानी कि छोटे वाला भी बड़े वाला भी। लेकिन जो मेरा करंट है वो किस में फ्लो कर रहा है,
करंट मेरा जो फ्लो कर रहा है वो इस वाले के अंदर फ्लो कर रहा है, यानी कि बड़े में से छोटे को मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो रियल के अंदर जो मेरा एरिया आएगा वो क्या आएगा, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। तो मेरे पास इफेक्टिव एरिया कितना है, इफेक्टिव एरिया यानी कि जिस एरिया के अंदर मेरा करंट फ्लो कर रहा है, तो कितना है, पाई को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ब्रैकेट में क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया एरिया जिस एरिया के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। और अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को निकालना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की हमें तो सिंपल पता है, आर इज इक्वल टू में रो एल बाय ए। भाई आर तो एज इट इज़, रो भी एज इट इज, इस पर्टिकुलर की कुछ ना कुछ रजिस्टिविटी होगी। लेंथ, ये लेंथ कितनी ट्रैवल कर रहा है, जो भी इसकी लेंथ गिवन है एल, और एरिया मेरे पास क्या आया, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसकी रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है ना, यानी कि हमने एरिया क्या पढ़ा था भाई, लेंथ तो हमें सिंपल आ गया। लेंथ क्या होती है, अलोंग फ्लो ऑफ करंट देखनी होती है। लेकिन जो एरिया है, एरिया क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर करंट जा रहा है ना उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया। करंट इस वाले डायरेक्शन के अंदर जा रहा था, ठीक है, मैं दूसरे वाले पेज के ऊपर दिखा रहा हूँ, देखो करंट इस वाले डायरेक्शन के अंदर जा रहा था ना, तो इस वाला डायरेक्शन जो जा रहा था इसको परपेंडिकुलर एरिया यही तो है, तो ये वाला एरिया हमें लेना है, ठीक है ना, ये वाला एरिया लेना है। तो ये किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, जब हम इसको एक तरीके से थोड़ा खड़ा करके देखेंगे तो किस तरह दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये एक छोटा सर्कल हो गया, ये बड़ा सर्कल हो गया। तो इस वाले केस के अंदर, इस वाले डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो मेरा कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ें आ गई क्लियर अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले वाले क्वेश्चन के अंदर जो करंट है वो कुछ अच्छे तरीके से फ्लो कर रहा है, वो आप लोग ध्यान देना, ठीक है। मान लो ये क्या है, ये सिलेंडर है, वो ये होलो सिलेंडर है, ठीक है, इसकी रेडियस बी, इसकी रेडियस ए। तो इस वाले केस के अंदर देखो क्या है, जो छोटी रेडियस वो ए है और बड़ी रेडियस क्या है वो बी है, ठीक है। मतलब कि ये एक तरीके से हम डायमीटर ले रहे हैं। तो इस वाले केस के अंदर ऐसे मान लो, देखो डायमीटर में ले रहा हूँ, पीछे वाले केस के अंदर भी ये देखो कंप्लीट में ले रहा हूँ तो डायमीटर ले रहा हूँ, क्योंकि रेडियस तो यहाँ तक रहेगी ना, और इसकी रेडियस भी यहाँ तक रहेगी। तो इसको एक तरीके से समझो कि मैं डायमीटर ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या समझोगे, जो इसकी लेंथ है वो लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है एल है। तो इसको एक तरीके से रेडियस समझो, यहाँ तक समझो इसको, ठीक है, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। मैं इसको रब कर देता हूँ, इसकी रेडियस ए और इसकी रेडियस कितनी है बी है, ठीक है, इस तरह के समझो इसको, कि फिर वो ये ना, क्यों मान लो कन्फ्यूज़न आ जाएगी तो फिर फ़ायदा नहीं है। ये बी रेडियस है और ये इसकी ए रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस मैंने शो कर दिया रेडियस वाली टर्म के अंदर। पीछे वाली टर्म के अंदर भी आप लोग ठीक कर लेना, ठीक है, उसके अंदर रेडियस लिया मैंने, ना कि डायमीटर, ठीक है, इसका लेंथ एल है। लेकिन इस वाले केस के अंदर क्या होना है, जो करंट है वो मेरा इस तरीके से फ्लो कर रहा है बाहर की तरफ, यानी करंट मेरा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो इस वाले केस के अंदर मेरे को क्या निकालनी है, इस वाले केस के अंदर मेरे को निकालनी है रेजिस्टेंस। अभी अच्छे से समझना इस वाले केस को, ये अच्छा सा न्यूमेरिकल है, इसके अंदर लगभग आपके डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अभी इस वाले केस में देखो, इसमें जो एरिया है ना, मेरा एरिया वेरी कर रहा है। एरिया किस तरीके से वेरी कर रहा है, देखो मैं दूसरे पेज के ऊपर आप लोगों को इसी पेज के ऊपर मैं सोच रहा हूँ समझा दूँ, और ये ठीक तरीके से होता, चलो ठीक है। अब इसके अंदर देखो किस तरीके से हो रहा है। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूँ, यानी कि अगर इस कंडक्टर को मैं थोड़ा स्ट्रेट रखूँ, खड़ा करके देखूँ, तो ये वाला जब मैं फेस देखूँगा तो ये वाला फेस मेरा को किस तरीके से दिखेगा, ये वाला फेस मेरा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये अंदर वाला हो गया और ये बाहर वाला हो गया। और जो मेरा करंट है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है, करंट मेरा कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है ना, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ मेरा करंट जा रहा है। तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, एरिया क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। किस तरीके से वेरी कर रहा है, देखो यहाँ पे एरिया मेरा अलग है, यहाँ पे मेरा एरिया अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, और बाहर वाला जो एरिया वो अलग है। तो इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, एरिया क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इस वाले केस के अंदर रेडियस है, रेडियस एक तरीके से वेरी कर रही है। तो हमें कुछ एक ऐसा पॉइंट मानना है जिसके अंदर रेडियस को मैं थोड़ी देर के लिए मैं कॉन्स्टेंट लेके चलूँगा, मतलब कि किसी भी एक छोटी सी रेडियस में मान के चलूँगा इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया के लिए मैं कोई भी रेडियस मान के चलूँगा। तो मैंने क्या किया, देखो अच्छे समझो इस वाले केस को, ये रेडियस मेरी कितनी है, ए है, ठीक है, अंदर वाली, और ये रेडियस मेरी कितनी है, ये रेडियस मेरी बी है, बाहर वाली। तो मैंने क्या किया, कोई किसी भी डिस्टेंस के ऊपर जाके, यानी कि आर डिस्टेंस के ऊपर जाके, आर रेडियस के ऊपर जाके मैंने एक छोटी सी
रेडियस मान ली इस तरीके से। अब ये छोटी सी रेडियस है ना, इसको मैं देखो इस तरीके से शो करूँगा, यानी कि डबल रेडियस तरीके से मैं शो करूँगा। तो इस डबल रेडियस का मतलब ये मत समझ लेना कि ये डबल रेडियस है, यानी कि इसका भी ये ए है ये बी है। ये रियल के अंदर क्या है, ये सेंटर से आर दूरी के ऊपर ये केवल एक स्ट्रिप है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से है। लेकिन डबल मैंने क्यों दिखाई है, इसकी थिकनेस शो करने के लिए। भाई इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो होगी। अगर मैं इस लेंथ को मैं ऐसे भी अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी है। हालांकि वो थिकनेस कम है ज़्यादा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस तो है ही। तो इस वाली स्ट्रिप की जो ऑरेंज वाली स्ट्रिप है, इसकी इस स्ट्रिप की जो मेरे पास थिकनेस है वो कितनी थिकनेस है, उसकी जो थिकनेस है वो डी आर थिकनेस है, यानी कि कुछ ना कुछ छोटी थिकनेस है। तो आर तो क्या होगा, रेडियस होगा इस स्ट्रिप की, और डी आर मेरे पास क्या है, डी आर मेरे पास थिकनेस है इस स्ट्रिप की जो मैंने मानी है। ठीक है, तो इस वाले केस के अंदर देखो, अगर मैं इस छोटी सी स्ट्रिप की अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ, हालांकि मेरे को तो कंप्लीट के निकालनी है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे पास ये ए और बी वाली रेजिस्टेंस नहीं है, मेरे पास ये केवल येलो वाली रेजिस्टेंस है, मेरे को इसका ही निकालना है। तो ये कितनी सी रेजिस्टेंस है, छोटी सी रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक स्ट्रिप है। तो इस वाले केस के अंदर एक बात बताओ मेरे को, जो रेजिस्टेंस है मेरी छोटी सी रेजिस्टेंस वो कितनी होगी। भाई रो तो एज इट इज ही रहेगा, रो छोटा ज़्यादा थोड़ी होगा। उसकी जो लेंथ है, उसकी लेंथ कितनी होगी। देखो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट मेरा फ्लो कर रहा है अंदर से बाहर। मैं दूसरा पेन लेके शो कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, देख लेना आप लोग अच्छे से। जो करंट है, करंट मेरा इस तरीके से फ्लो कर रहा है ना, इस तरीके से। तो करंट ने कितना डिस्टेंस चला, करंट ने कितना डिस्टेंस चला, यानी कि इस तरीके से फ्लो कर रहा है करंट, यानी कि अंदर से बाहर। तो करंट ने यही वाला तो डिस्टेंस चला, ये वाला डिस्टेंस ही तो चला है। तो ये वाला डिस्टेंस है कितना, यानी कि इसकी थिकनेस कितनी है, ये क्या है, थिकनेस है, थिकनेस ऑफ स्ट्रिप। जितनी स्ट्रिप की थिकनेस है उतना ही तो करंट ने क्रॉस किया है ये वाला एरिया, यानी कि ये वाली लेंथ करंट ने उतनी तो क्रॉस की है जितनी उसकी थिकनेस है। उसकी थिकनेस है कितनी, उसकी थिकनेस डी आर है। तो जितनी थिकनेस उतनी वो लेंथ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ रही है समझ में, आराम आराम समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, यानी कि एल की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी है, डी आर। नीचे मैं क्या लिखता हूँ, एरिया लिखता हूँ। तो उसका एरिया बताओ, स्ट्रिप का एरिया देखो कितना है। ये एक तरीके से क्या है, अगर जब मैं इसको खोलूँगा, यानी कि इस स्ट्रिप को जब मैं इस तरीके से फैलाऊँगा, तो ये क्या बना देगा एक तरीके से, यानी कि ये समझ लो कि इस स्ट्रिप को मैंने यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद इस ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों को मैंने इस तरीके से फैला दिया। ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है। तो एक तरीके से क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो रेक्टेंगल के अंदर इस वाले केस को मैं क्या लिखूँगा, देखो ये तो क्या इसकी सरकमफ्रेंस, ये वाली चीज़ तो इसकी क्या है, सरकमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई आर। और इसका जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस एक तरीके से डी आर है। ये चीज़ आ रही है समझ में, इसकी थिकनेस क्या एक तरीके से डी आर है। या फिर इसको ऐसे ना समझ के इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अपन लोग कि इसकी जो लेंथ है, क्योंकि लेंथ हमें ये कंप्लीट लेंथ लेनी है। ठीक है, कंप्लीट लेंथ के लिए मैं क्या करूँगा, देखो ये लेंथ कितना ट्रैवल कर रही है एरिया के लिए, अगर मैं देखूँगा तो इसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है। ये एक सिलेंडर फॉर्म कर रहा है ना, तो इसको सर्कल ना मान के हम क्या करेंगे, इसको एक तरीके से हम इसको सिलेंडर के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कितना ट्रैवल कर रही है ये, क्योंकि जो करंट है ना मेरा, देखो इसके अंदर हमने क्या किया है, जो करंट है मेरा, करंट कंप्लीट सिलेंडर के अंदर फ्लो कर रहा है। तो कंप्लीट जब सिलेंडर के अंदर फ्लो कर रहा है तो इसकी लेंथ कितनी है, पहली बात तो इसकी लेंथ एल है, और ये कितना एरिया क्रॉस करके जा रही है। तो एरिया इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो कितना होगा, एक तरीके से 2 पाई आर एल। भाई कवर्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है, क्योंकि कवर्ड यानी कि बाहर की तरफ ही तो इस तरीके से तो मूव कर रही है जो मेरा करंट है, इस तरीके से। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे समझ लो। हमारा जो एरिया होगा वो एरिया हम क्या लेंगे, इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, जो बाहर वाला एरिया, यानी कि करंट जो बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि सर्कुलर पाथ के अंदर एक तरीके से ट्रैवल कर रहा है बाहर की तरफ। तो जितना जो करंट है मेरा कवर कर रहा है वो वाला एरिया लेना है। तो जो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, यानी कि इसमें एच ना लेके मैं क्या लूँगा, एल लूँगा। ठीक है, ये चीज़ आ रही है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो करंट है मेरा वो बाहर के जो कवर है, एक तरीके से इसकी जो बाउंड्री है, इसका जो सरफेस है उसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है, ना कि इधर की साइड ऐसे जाके ट्रैवल कर रहा है। ये बाहर की तरफ सरफेस एरिया के ऊपर ट्रैवल कर रहा है। तो इसका जो एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर एल, इसका क्या हो गया, एरिया होगा। अब एक बात बताओ, ये सारे के सारे जो रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं दूसरे पेज के ऊपर आपको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये छोटी सी स्ट्रिप हो गई। ठीक है, इसी तरीके से ये और स्ट्रिप होगी, ये ढेर सारी जो स्ट्रिप है ये सारी ऐसे कनेक्टेड है, यानी कि ये जो जितनी भी स्ट्रिप है, यानी कि जो छोटी छोटी स्ट्रिप है ये किस में कनेक्टेड है,
सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सीरीज़ में आप लोगों को पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है मेरा, रेजिस्टेंस में सारे के सारे जोड़ देता हूँ, इस तरीके से मैं जोड़ता हूँ, ठीक है। अगर ये पैरेलल के अंदर होती तो रेजिस्टेंस में किस तरीके से जोड़ता, रिवर्स करके जोड़ता मैं। तो इस वाली स्ट्रिप के अंदर भी जो रेजिस्टेंस है वो मेरे किस तरीके से कनेक्टेड है, वो सारे के सारे कनेक्टेड है, मेरे सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सीरीज़ में कनेक्टेड होने की वजह से जो मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा। मैंने आपको बताया था जब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जोड़ना होता है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे को निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस कब आएगा, जब मैं छोटी छोटी रेजिस्टेंस को जोड़ूंगा। तो छोटी सी रेजिस्टेंस मेरे पे कितनी थी, DR थी, है ना। और DR की वैल्यू कितनी थी, पाई DR अपॉन 2 RL। अभी इसके अंदर रियल में वेरी कौन कर रहा है ये बताओ मेरे को भाई। ये रो क्या है, ये कांस्टेंट है। 2 क्या है, 2 भी मेरा कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं हो रहा। और लेंथ है, लेंथ भी क्या है, चेंज नहीं हो रही, ये भी क्या कांस्टेंट है। रियल के अंदर चेंज क्या हो रहा है, R चेंज हो रहा है ना। यानी कि R यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, R चेंज हो रहा है। तो R इसके अंदर क्या है, वेरिएबल टर्म है और सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट। तो मैं R का ही इंटीग्रेशन करूँगा और किसी का इंटीग्रेशन मैं नहीं करूँगा। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कंप्लीट रेजिस्टेंस आ जाएगी। और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, यानी कि जो R है मेरा, R कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस देखो कितना है, सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस ये रहा, छोटे वाला रेजिस्टेंस कितना है, A से कहाँ तक जा रहा है रेजिस्टेंस, B तक जा रहा है, ठीक है। यानी कि इसका रेजिस्टेंस, इसका मैं लोअर लिमिट क्या होगी A और अपर लिमिट क्या होगी B, यानी कि छोटे से रेजिस्टेंस से लेके बड़े रेजिस्टेंस B तक जा रहा है। और R का मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट R आ जाएगा जब मैं इसको जोड़ूंगा। तो R एज इट इज़, पाई कॉन्स्टेंट है, 2 L कॉन्स्टेंट है, रेजिस्टेंस इंटीग्रेशन किसका होगा, DR/R का रेजिस्टेंस होगा A से लेके B तक। अब इसका रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था 1/R का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। इसका जो रेजिस्टेंस, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x होता है, ln x होता है। तो हमारे पास कंडीशन भी देखो ये क्या है, ये रो 2πL तो मेरे पास बाहर आ गया था A से लेके B तक, और मेरे को रेजिस्टेंस किसका इंटीग्रेशन करना है, DR/r। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R रो 2πL, इसका क्या हो गया ln r, और कहाँ से कहाँ तक, A से लेके B तक। तो इसके अंदर लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि रो 2πL ln B माइनस ln A, ठीक है। इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये लॉग का रूल होता है, ठीक है। तो R मेरे पास क्या आया था देखो, 2πL ln B माइनस ln A, ये भी मेरा आंसर ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2πL ln मैं को बाहर ले लूँगा B/A, क्योंकि ये लोगरिथमिक का ये रूल होता है। जब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, mn लिखता हूँ, यानी कि मल्टीप्लाई के अंदर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m + ln ऑफ n। लेकिन जब ये डिवाइड के अंदर है, m/n के अंदर है, तो मैं उसको माइनस करूँगी, ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n। तो इस वाले केस के अंदर देखो ये माइनस में था, तो माइनस की वजह से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड में कर दिया, ठीक है। तो देखो मैं फिर ये मैं एक बार सारा दिखा देता हूँ किस किस तरीके से रेजिस्टेंस वेरी किया। रेजिस्टेंस इसके अंदर वेरी कर रही थी R की वजह से, तो हमने इसके अंदर R का इंटीग्रेशन किया। और मैंने एरिया को इसको कर्व्ड सरफेस एरिया लिया है सिलेंडर का, क्योंकि जो करंट था ना वो करंट थ्रू आउट द एरिया ये वेरी कर रहा था इस तरीके से भाई, इस तरीके से ये वेरी कर रहा था। तो जो करंट है वो करंट एक तरीके देखा जाए तो पूरे L के अंदर बिखरा हुआ करंट है, और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कर्व्ड सरफेस एरिया इस पोर्शन की वजह से होगा, तो 2πRL। और R यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि A से लेके B तक ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्योंकि कर्व्ड सरफेस हमें बाहर वाली चीज़ें तो देता है, यानी कि बाहर जो आउटर सरफेस होता है वही तो हमें देता है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि पूरे L के अंदर जो करंट था वो चल रहा है, और एरिया वेरी कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि अंदर से लेके बाहर तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे। एक अब हमारे पास आता है अच्छा सा क्वेश्चन आता है, उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, वो आप लोग अच्छे से समझ लो, ठीक है। जल्दी से समझाऊंगा वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। या ये वाला मैं क्वेश्चन सोच रहा हूँ ये बाद में करवा दूँ, ये कुछ ट्रेपेजियम टाइप का ये बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बाकी मेरे को फिर वो टेम्परेचर के साथ में जो वेरी करता है रेजिस्टेंस वो भी मेरे को पढ़ाना है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन एक तरीके से आपको दे के जा रहा हूँ, जो भी बच्चे देखो इस वीडियो से पढ़ते हैं उनके लिए मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ ये क्वेश्चन। अगर आपको आ जाए तो आप लोग करना। इसके अंदर A ये रेजिस्टेंस है, ये A रेडियस है, और B इसका ये रेडियस है, और जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। तो इस वाले केस के अंदर मेरे को क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। ये इसकी क्या है, इसकी लेंथ है।
तो इस वाले केस के अंदर देखो क्या चेंज हो रहा है, इसके अंदर कंप्लीट का कंप्लीट इसके अंदर भी एरिया चेंज हो रहा है ना। यानी कि यहाँ पे एरिया अलग है, यहाँ पे इसका एरिया अलग है, यहाँ पे इसका एरिया अलग है। तो तीनों वाले केस के अंदर इसका एरिया क्या है, अलग अलग है। तो इस वाले केस में भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, छोटी सी स्ट्रिप मारनी पड़ेगी इस तरीके से, इसकी स्ट्रिप मारनी पड़ेगी किसी भी यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स डिस्टेंस के ऊपर। इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, dx होगी, ठीक है। इसका जो रेडियस होगा वो r रेडियस मेरे को मारना पड़ेगा इस स्ट्रिप के लिए। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा, यानी कि dr मेरे पास छोटा सा क्या आ जाएगा, ये इसकी लेंथ, ठीक है ना, ये कितनी लेंथ ट्रैवल करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये dx लेंथ ट्रैवल करेगा। और एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया एक तरीके से क्या बनाएगा, सर्कुलर फॉर्म करेगा, क्योंकि इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है ना ये, तो एक तरीके से सर्कल को तो क्रॉस करके गए, ठीक है। तो पाई और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस r है, ये वाली रेडियस यानी कि r²। तो इस तरीके से हमें इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर देखो x भी वेरी कर रहा है और r भी वेरी कर रहा है। तो इसके अंदर हमें कुछ में ना कुछ कॉन्स्टेंट वगैरह लेके हमें इसको फाइंड आउट करना है। थोड़ा हार्ड है, कोशिश करना करने की, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये करवा दूंगा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरे को फिर रेजिस्टेंस का वेरी करवाना है, टेम्परेचर के साथ वाला भी केस इसको अंदर मेरे को पढ़ना है, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी करता है। अभी देखो मेरे पास जो R आया था वो मेरे पास R क्या आया था, 2ml/n² टाउ ए, एरिया मेरे पास ये आया था, ठीक है, ये एरिया था। अभी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के लिए हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंसुलेटर के अंदर तो करंट फ्लो करता ही नहीं है, तो इंसुलेटर का तो हमें लेना ही नहीं है केस, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर है कंडक्टर के लिए। जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ, वैन टेम्परेचर जब मैं इंक्रीज करता हूँ दोनों साइड, जब टेम्परेचर मैं इंक्रीज करता हूँ, तो पहले ये बताओ कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सारे के सारे एक तरीके से फ्री होते हैं, और सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो फ्री होते हैं। तो n के अंदर, इस वाले n के अंदर, कंडक्टर के अंदर जब मैं टेम्परेचर फ्री करूँगा, यानी कि टेम्परेचर कंडक्टर के अंदर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वो तो चेंज होंगे नहीं, क्योंकि भाई कंडक्टर के अंदर जितने फ्री है उतने ही रहेंगे वो, यानी कि n के अंदर क्या आएगा, नो चेंज, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है ना, जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, यानी कि वो अपनी लैटिस साइड को छोड़ के आने लग जाते हैं, इधर उधर घूमने लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब आपने देखा होगा ये कुछ बैंडविड्थ होते हैं इस तरीके से, भाई कंडक्टर के अंदर इस तरीके से जुड़े होते हैं ये, लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर ये कंडक्शन बैंड वगैरह इसको बोलते हैं शायद, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो इस वाले बैंड के अंदर तो कुछ छोटा सा गैप होता है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तभी पहुँच पाते हैं जब इनको एक्सटर्नल एनर्जी मिले, और वो एनर्जी किस फॉर्म में दे सकते हैं हम, टेम्परेचर की फॉर्म में दे सकते हैं उनको हीट करके। तो जब मैंने इसको हीट यहाँ से टेम्परेचर दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यानी कि इस वाली साइड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा। लेकिन इस वाले केस के अंदर कितने हैं, सभी के सभी के अंदर क्या है, इक्वल ही है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप टेम्परेचर दो चाहे टेम्परेचर मत दो। तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो जो n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और ये हो गया गायब, ठीक है। मेरे को पता था ये होगा ऐसे, दोबारा मैं चलो लिख देता हूँ, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर के लिए। टॉपिक का नाम तो आपने देख ही लिया क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। R मेरे पास क्या था, 2ml/n² टाउ ए, क्या बढ़ा रहा था मैं, टेम्परेचर बढ़ा था। जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, यानी कि नो चेंज कंडक्टर के अंदर। लेकिन इस वाले केस के अंदर जो n था वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर बढ़ने लगा, ठीक है। और किस में देखो, n m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, यानी कि m भी चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, L वेरिएबल है, N वेरिएबल है, A वेरिएबल है और टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम ये वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास जो रजिस्ट्री आती है वो आती है 2mn² टाउ। तो इस वाले केस में देखो, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी जल्दी आपस में एक दूसरे से कोलाइड होने लगेंगे। जब आपस में जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे तो वो फ्री कितने देर तक रहेंगे, कम टाइम के लिए फ्री रहेंगे। जब कम टाइम के लिए फ्री रहेंगे तो जो टाउ है उनके, यानी जो टेम्परेचर है, रेस्ट करने वाला टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टेम्परेचर, वो भी क्या होगा उनका, कम होगा। भाई जल्दी जल्दी जब चीज़ें होने लगेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, कम लगेगा, यानी कि दोनों तरफ जो टाइम है वो मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वाले केस के अंदर देखो, जब ये कम हो गया
ये मेरा क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इसके अंदर तो देखो चेंज है ही नहीं। जब ये मेरा कम हो गया, ये वाली चीज़ मेरी कम हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी इसके अंदर, बढ़ जाएगी। और इस वाले केस के अंदर भी रजिस्टिविटी मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इस वाले केस के अंदर रजिस्टिविटी घट जाएगी। क्यों घटेगी, देखो ये चीज़ मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि रियल के अंदर है ना, सेमीकंडक्टर के अंदर ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। जब आप लोग इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो हमारे पास आता था ये सब्जेक्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ते थे, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। एंड हमारे पास एक सब्जेक्ट और आता था मटेरियल साइंस, तो उसके अंदर हम कुछ ग्राफ्स वगैरह पढ़ते थे। तो अलग अलग टाइप के ग्राफ आते थे उसके अंदर। भाई रियल के अंदर जो ग्राफ आता था ना, जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो रजिस्टेंस यानी कि करंट का जो वेरिएशन होता था रजिस्टेंस के साथ में, जब टेम्परेचर के साथ में, तो सेमीकंडक्टर के अंदर शुरू में तो वो कुछ नहीं होता था, लेकिन अचानक वो बढ़ जाता था। ठीक है, इसी तरीके से कंडक्टर के अंदर, भाई कंडक्टर के अंदर जैसे वो कर रहा है वैसे ही वो बढ़ेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर ग्रेजुअली इंक्रीज होता था, अचानक से। भाई शुरू में तो यहाँ पे तो एक तरीके कुछ भी शो नहीं कर रहा, लेकिन अचानक से वो बढ़ता था। तो इस तरीके से इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आता है, अचानक से चेंज आता है। तो इस वाले केस के अंदर रजिस्टिविटी मेरी क्या हो जाएगी, रजिस्टिविटी मेरी कम हो जाएगी इस वाले केस के अंदर, क्योंकि एन है वो डोमिनेंट करेगा, वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर फ्री हो जाएंगे जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इस वाले केस के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, तो एन को मैं इसमें कांस्टेंट मान रहा हूँ, तो टेम्परेचर मेरा जब कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा इस वाले केस से। जब ये मेरा बढ़ेगा तो इसके अंदर रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस भी मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वाले केस के अंदर देखो, इस वाले केस के अंदर जो रजिस्टेंस होगी ना वो मेरी कम हो जाएगी, क्योंकि रजिस्टेंस जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इसके अंदर डोमिनेट करते हैं। इनके ऊपर ज़्यादा कुछ इनके अंदर फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान देना। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डोमिनेट करते हैं। तो सेमीकंडक्टर के अंदर स्पेशल केस आ जाते हैं ये चीज़ें, कि जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, लेकिन कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ती है। ये चीज़ आप लोग एक्सपेरिमेंट भी करोगे लैब्स के अंदर, जब इंजीनियरिंग में जाओगे, जब आपके पास सब्जेक्ट होंगे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी। तो कंडक्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा, कंडक्टर के अंदर जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस मेरी बढ़ती है, और सेमी कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर को जब मैं बढ़ाता हूँ तो रेजिस्टेंस मेरी क्या होती है, कम होती है। तो ये हमने रिलेशन इसके अंदर पढ़ लिया। ठीक है, तो अभी एक बात बताओ, जब टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस के अंदर कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही, है ना। यानी कि जो रेजिस्टेंस के अंदर जो चेंज आएगा उसको मैंने क्या मान लिया, रेजिस्टेंस के अंदर जो चेंज आएगा उसको मैंने मान लिया डी आर। क्या मान लिया मैंने उसको, डी आर, मैंने उसको चेंज मान लिया। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो आर नोट के है, और आर नोट के ये ओरिजिनल, भाई उसकी ओरिजिनल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी। मान लो ओरिजिनल उसकी 5 है, चेंज होने के बाद मान लो वो 5.2 हो गई, तो कितनी चेंज हुई, 0.2। इसी तरीके से मान लो उसकी रेजिस्टेंस पहले 7 थी, बाद में 7.4 हो गई, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 0.4 रेजिस्टेंस उसकी चेंज हो गई। तो इनिशियल रेजिस्टेंस के ऊपर भी तो डिपेंड कर रहा है, भाई पहले कितनी थी, मान लो पहले कम है, बाद में ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये चेंज हमारा पॉजिटिव आएगा, पहले ज़्यादा है बाद में कम हो गई, कम हो, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा नेगेटिव चेंज आएगा। तो ये चीज़ आप लोग इसके अंदर ध्यान देना, यानी कि आर नोट ओरिजिनल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो टेम्परेचर वो कितना चेंज हुआ। ठीक है, यानी कि स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आर नोट यानी कि ओरिजिनल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस, और डी टी क्या है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जब मैं इनको कंबाइन में लिखता हूँ ना इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है, ये वाला जो सिंपल है ना, इसको ध्यान देना, ये है प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल को शो कर रहा है, ये प्रोपोर्शनल को शो कर रहा है। जब मैं इसको हटाता हूँ तो इसके जैसा एक सिंबल आता है, दूसरे पेज के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ, इसके जैसा एक सिंबल आता है, वो क्या आता है, डी आर इज इक्वल टू, ये क्या है, ये अल्फा है। ठीक है, अल्फा आर नोट डी टी, ये मेरे पास क्या आता है, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर आता है। ठीक है, यानी कि डी टी इसमें कैपिटल टी ले लो टेम्परेचर के लिए। ठीक है, ये वहाँ पे था प्रोपोर्शनल शो कर रहा था, और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ये क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, देखो ये समझ लो सबसे पहले तो आप लोग, भाई देखो हमने क्या पढ़ा था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नोट के, डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर चेंज के। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो कांस्टेंट, जो कोफिशिएंट आता है ना, कोफिशिएंट हमें ये बताता है कि भाई हमने जब चेंज किया टेम्परेचर का, जब हमने चेंज किया तो रियल के अंदर जो हमारा जो चेंज आया हमारे पास रेजिस्टेंस के अंदर, वो कितना टाइम कम हो गया या कितना टाइम ज़्यादा हो गया। तो इसकी जो वैल्यू आती है ना, अल्फा की जो वैल्यू आती है वो बहुत कम आती है, यानी कि 10 की पावर -2 के अंदर इसकी वैल्यू आती है, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 तक इसकी वैल्यू करती है। तो जैसे कि मान लो मेरे पास आर की वैल्यू, मैं जनरली बता रहा हूँ, आर की वैल्यू मान लो 5 ओम थी,
जब मैंने इस तरीके से इसको बढ़ा दिया या कम कर दिया तो आर की वैल्यू मान लो मेरे पास 5.002 आ गई, तो रियल के अंदर ये कितना बढ़ गया, 0.002 बढ़ गया ना। तो ये एक तरीके से क्या शो करता है, कोफिशिएंट को शो करता है भाई कितने गुना कितने टाइम उसको बढ़ा दिया या कम कर दिया। तो ये हमारा कोफिशिएंट बताता है, ठीक है। कोफिशिएंट हम बहुत चीज़ों के अंदर देखने को मिलेगा हमें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ये चीज़ हमें ग्रेविटी वाले चैप्टर के अंदर तो कई जगह में देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया देखो, डी आर मेरे पास वैल्यू जो आई वो अल्फ़ा आर नोट डी टी गई, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है वो इनिशियल कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और फाइनल भी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इसी तरीके से टेम्परेचर है, रियल के अंदर वेरी कौन कर रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो इनिशियल उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा और उसका फाइनल टेम्परेचर होगा। तो जब इसको हम सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन को, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल रेजिस्टेंस, इसी तरीके से अल्फ़ा आर नोट डी टी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या हो, इसके अंदर ये इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, और ये फाइनल टेम्परेचर। इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं तो हमारे क्या आएगी देखो, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू में अल्फ़ा आर नोट डी टी, टी आई टी एफ ये डी टी है, ठीक है, ये डी टी। ये क्या है, डी टी है। इसमें देखो आर नोट, ये आर नोट एक तरीके से क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी कि आर नोट आर आई के बराबर है। तो आर एफ इजिकल टू में आर आई यहाँ पे हो गया और आर आई यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आर आई मैंने इसको ले लिया बाहर, अंदर क्या बच गया, अल्फ़ा डेल्टा टी, टी इनिशियल टी फाइनल, टी इनिशियल टी फाइनल क्या, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर। तो इसके अंदर जब मैं आर आई को मैं बाहर लूँगा तो किस तरीके से इक्वेशन बनेगी, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आर आई के अंदर आप लोग टर्म लेना चाहते हो या फिर आर नोट के अंदर टर्म लेना चाहते हो। इसके अंदर कोई इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट वाली रूल नहीं है, घबराने वाली बात भी नहीं है। किसी बुक के अंदर आर नोट के अंदर रिलेशन देखने को मिल जाएगा, किसी के अंदर आर आई के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो मैं आर आई के अंदर इसको निकालता हूँ, तो आर आई मैंने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा, 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी आई टी एफ अल्फ़ा, इसको मैं देखो वाले पेज के अंदर मैं लिख के दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। आर मेरा फाइनल क्या आएगा, आर इनिशियल 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल टेम्परेचर इंटीग्रेशन ऑफ फाइनल टेम्परेचर, यानी कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर तक है, और अल्फ़ा डी टी। तो ये मेरे पास क्या आता है ना, ये मेरे पास ओरिजिनल फार्मूला आता है, ये रियल फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। किस तरीके से टेम्परेचर, किस तरीके से रेजिस्टेंस वेरी करता है टेम्परेचर के साथ में। इस वाले केस के अंदर जो है, जो अल्फ़ा, ये वाला फार्मूला हम कब लगाते हैं, ये वाला फार्मूला तब लगाते हैं जब अल्फ़ा वेरी करता है टेम्परेचर के साथ में, यानी कि ये हम कब यूज़ करेंगे, व्हेन अल्फ़ा वेरीज विद टेम्परेचर। यानी कि मान लो अल्फ़ा की वैल्यू कुछ इस तरीके से गिवन हो, ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस इंटीग्रेशन किसका करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आगे अच्छे से क्लियर, यानी कि ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब अल्फ़ा टेम्परेचर के साथ में वेरी करेगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अल्फ़ा फंक्शन किसका गिवन हो, अल्फ़ा गिवन फंक्शन हो, टेम्परेचर का फंक्शन गिवन हो। जैसे कि इस वाले केस के अंदर टेम्परेचर का फंक्शन गिवन है, अगर अल्फ़ा मेरा कॉन्स्टेंट है, वैन अल्फ़ा मेरा क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट टर्म के लिए मैं क्या लिखूँगा, देखो आर आई तो बाहर आ गया था, 1 प्लस अल्फ़ा मैं बाहर ले लूँगा इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल डी टी। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा जब अल्फ़ा कांस्टेंट होगा। तो इसको मैं सोल्व करके मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी आएगा, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल यानी कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, चेंज ऑफ टेम्परेचर आएगा। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, चेंज ऑफ टेम्परेचर को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी से, यानी कि आर फाइनल में क्या लिखूँगा, आर इनिशियल 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये भी मेरे को हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए ये वाला फार्मूला कब यूज़ करते हैं, वैन अल्फ़ा मेरा क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर के साथ में वेरी ना कर रहा हूँ। और ये मेरे पास जो ये वाला फार्मूला आया था, मैं दोनों फार्मूले लिख के दिखा देता हूँ। 1 प्लस अल्फ़ा इंटीग्रेशन था ना इनिशियल से फाइनल टेम्परेचर तक डी टी, ये मैं यूज़ करूँगा जब मेरे पास क्या गिवन होगा, इसके अंदर जो मेरे पास अल्फ़ा था वो टेम्परेचर के साथ में वेरी कर रहा हूँ, यानी कि वैन अल्फ़ा इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर का जब फंक्शन होगा अल्फ़ा, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, और जब मेरे पास अल्फ़ा कांस्टेंट होगा तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरीके से मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा। हालांकि जो रियल के अंदर जो अल्फ़ा होता है ना, अल्फ़ा भी वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि अल्फ़ा कांस्टेंट रहता है, रियल के अंदर अल्फ़ा वेरी करता है,
ठीक है, लेकिन वो वेरी इतना स्मॉल करता है कि हम उसको क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे कि मान लो शुरू के अंदर मान लो अल्फा की वैल्यू ये थी, 10⁻⁻2 के अंदर उसकी वैल्यू थी। जब मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो मान लो उसकी जो वैल्यू थी वो 10⁻³ तक वेरी कर गया। ये किस तरीके से, मान लो शुरू के अंदर अल्फा की वैल्यू 10⁻² थी, तो 0 डिग्री के ऊपर ये वैल्यू थी। 100 डिग्री जब सेल्सियस मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी जो वैल्यू थी वो हो गई 4.01 10⁻²। बहुत ज़्यादा वेरी किया, बहुत कम वेरी किया। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.01 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस वजह से इतने स्मॉल चेंज के लिए मैं अल्फा को क्या मान लेता हूँ, अल्फा को मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट। ठीक है, तो इस वजह से मैं अल्फा को 99%, हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे हम 99% अल्फा को कांस्टेंट लेके चलते हैं। रियल के अंदर अल्फा भी वेरी करता है, रियल के अंदर एल भी वेरी करता है, रियल के अंदर एरिया भी वेरी करता है। ठीक है, तो एक चीज़ इसके अंदर ध्यान दे लेना, मैं लिखवा देता हूँ। अल्फा जब मेरा पॉजिटिव आएगा तो वो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने के ऊपर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई, कंडक्टर के अंदर हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज करने के ऊपर, टेम्परेचर इंक्रीज करने के ऊपर रेजिस्टेंस मेरा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था ना। यानी कि कंडक्टर के लिए टेम्परेचर जब मैं इंक्रीज कर रहा था तो जो रेजिस्टेंस है मेरा क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। यानी कि आर फाइनल इज इक्वल टू मैं आर आई, मैं जनरल वाला एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ये वाला, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ज़्यादा में से जब मैं कम को माइनस करूँगा तो अल्फा मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर टेम्परेचर जब मैं इंक्रीज कर रहा था तो रेजिस्टेंस मेरा क्या रहा था, कम। यानी कि फाइनल वाला क्या होगा, फाइनल वाला कम होगा इनिशियल वाले से। इस वाले केस के अंदर फाइनल वाला ज़्यादा था इनिशियल वाले से। तो इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में ये कम होगा, तो जब कम में से जब मैं ज़्यादा वाला माइनस करूँगा तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव, अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना, कंडक्टर के लिए अल्फा मेरा पॉजिटिव आएगा, सेमी कंडक्टर के लिए मेरा अल्फा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये चीज़ आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अभी देखो जैसे मैंने आर एफ इस तरीके से मैंने लिखा, तो जब मेरे पास आर, भाई ये इस तरीके से हो सकता है, जब मैं आर को मैं ऐसे लिखा हूँ तो दोनों तरफ अगर मैं इनके मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैंने रजिस्टिविटी को भी ऐसे लिख सकता हूँ। यानी कि रजिस्टिविटी के टर्म में मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मैंने रजिस्टिविटी के टर्म में इसको मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो ये भी मेरे पास रजिस्टिविटी के टर्म के अंदर मैंने इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको। अब देखो रियल के अंदर जो मेरे पास आर होता है वो क्या हो गया, मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से खुला खुला दिखता भी रहे। जो मेरे पास आर है, आर मेरे पास क्या होता है, देखो रो अल्फा बाई ए होता है। अब इसके अंदर जो हमारे पास जो रियल के अंदर जो हमने जो वैल्यू पढ़ी थे ना, ये आर आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसका मैं प्रूफ करवाने जा रहा हूँ, वो आप लोग देखो। जैसे कि आर रो एल बाई ए होता है, तो अगर मैं दोनों तरफ एल एन ले लूँ, लोग ले लूँ, टेक एल एन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन बाई आर इज इक्वल टू में एल एन, ये और ये क्या हो जाएगा, देखो आपस में ये दोनों तो मल्टीप्लाई के अंदर है, तो एल एन एल, और ये क्या है अपॉन में है, तो ये क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव, यानी कि माइनस हो जाएगा। अब इसका क्या कर दूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ मैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट इट, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर बाई आर, इनको इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, डी रो बाय रो प्लस डी एल बाय एल, ठीक है, माइनस डी ए बाय ए। ये मेरे पास कुछ कंडीशन आ गई डिफ्रेंशिएट करने के ऊपर। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या किया, जैसे कि हम लोगों को पता है हमारे पास रो मैंने ये लिखी थी इसी तरीके। अब देखो इस वाले केस के अंदर ध्यान देना, ये तो मेरे पास क्या है, जब रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ तो अल्फा मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टिविटी। लेकिन एल फाइनल, क्योंकि भाई एल भी तो चेंज हो रहा है मेरा, तो इस वाले केस के अंदर जो अल्फा मेरा आएगा ना, वो अल्फा मेरे पास क्या होगा, वो चीज़ आप लोग ध्यान देना ना। इस वाले केस के अंदर जो लेंथ की वजह से अल्फा डैश आएगा, और जो अल्फा डैश है वो अल्फा डैश क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि वो इंक्रीज हो रहा है, उसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर अलग होता है, रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस अलग होता है, क्योंकि उसके जो रेजिस्टेंस होती है वो कम या ज़्यादा होती है। एक्सपेंशन मतलब उसकी लेंथ डायमेंशन के ऊपर फर्क पड़ता है। इसी तरीके से एरिया के अंदर ए फाइनल ए इनिशियल, इस वाले केस के अंदर 2 अल्फा डैश जाता है, क्योंकि एरिया एक तरीके से 2 डिग्री होती है। अल्फा जो एरिया होती है वो लेंथ की कितनी डिग्री होती है, 2 डिग्री होती है, क्योंकि इसकी जो यूनिट आती है मीटर स्क्वायर आती है, और लेंथ की यूनिट कितनी आती है, मीटर आती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि 2 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि एरिया होती है वो लेंथ की 2 डिग्री होती है, यानी कि ट्वाइस होती है एक तरीके से। इसके अंदर क्या, ये अल्फा क्या है, इस वाले केस में भी अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल
रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क पड़ता है टेम्परेचर की वजह से। और एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन इसलिए यूज़ करते हैं जब उसकी डायमेंशन के अंदर फर्क पड़ता है। तो अल्फ़ा और अल्फ़ा डैश दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे इस वाले केस के अंदर, डी आर बाई आर, डी रो बाई रो प्लस डी एल बाई एल माइनस डी ए बाई ए, ठीक है। हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई थी, दोबारा मैं लिख रहा हूँ, ये मेरे पास वैल्यू आई थी इस तरीके से, 1 प्लस अल्फ़ा डैश और ए फाइनल माइनस ए इनिशियल 1 प्लस ट्वाइस अल्फ़ा डैश डेल्टा टी। जब इनके अंदर इसकी वैल्यू मैं पुट करूँगा तो क्या आएगी, देखो ये आपस में क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज शो करेगा, है ना। ये आपस में क्या करेंगे, स्मॉल चेंज शो करेंगे, भाई फाइनल माइनस इनिशियल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखो डी आर बाई आर, ये क्या है, चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये डी रो क्या है, ये फाइनल माइनस इनिशियल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो इधर की साइड ये इस तरीके से बचेगा, और अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये इनिशियल है, ये भी एक तरीके से क्या था, हमारे पास इनिशियली तो था जब ये वाला कंडीशन लेके चल रहे थे, रो एल बाई ए लेके चल रहे थे। तो ये क्या है, ये डी रो है, और रियल डी रो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये किसके इक्वल है, रो अल्फ़ा डेल्टा टी। डी टी हम इसके अंदर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल चेंज के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो स्मॉल चेंज डी टी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, अल्फ़ा, क्योंकि ये इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा जब इसको मैं कंप्लीट को ऊपर लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फ़ा टी। इसी तरीके से ये वाली केस क्या हो जाएगा, भाई ये वाला केस आपस में ये हो जाएंगे, ये दोनों माइनस होंगे तो डी एल आ जाएगा, और एल यहाँ पे एल से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, अल्फ़ा डेल्टा टी माइनस इसमें क्या होगा, 2 अल्फ़ा डैश डी टी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, हालांकि मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ लेकिन आप लोगों को समझ में आ रही होगी मैंने किस तरीके से लिखा है। ये सारी चीज़ मैंने लिख दी है, डी मैं दोबारा इसमें लिख देता हूँ, ये डी ये इस तरीके से मैंने लिखा है, क्योंकि देखो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, आप लोग थोड़ा कैच किया करो, ठीक है। इनिशियल अल्फ़ा डेल्टा टी, और ये क्या, इसके अपोन में एल एल कर दूंगा, ये रो कर दूंगा। तो रो जब मैं करूँगा तो ये रो आपस में कैसे हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लेंथ लेता तो लेंथ आ जाती, लेंथ कैंसिल हो जाती है, तो अल्फ़ा डैश हो जाता। यहाँ पे एरिया लिखता तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा डी टी था, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा डी टी आता। तो ये वाली चीज़ मैंने इस तरीके समझाई है। तो इस वाले केस में देखो ये अल्फ़ा डैश डी टी, ये 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा डैश डी टी, तो अब माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा, डी आर बाई आर अल्फ़ा, ये क्या बच रहा था उधर की साइड, देखो पीछे वाली केस में ये क्या था भाई, ये तो एज इट इज़ ही रहेगा ना, ये वाली चीज़ तो एज इट इज़ ही रहेगी, ये वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ एज इट इज़, यानी कि अल्फ़ा डी टी, अल्फ़ा डी टी, और वो माइनस का यानी कि अल्फ़ा डैश डी टी। अब ये क्या है, ये क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। दोनों के अंदर फ़र्क है। फ़र्क इतना है कि जो अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है, अल्फ़ा की जो यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -2 के अंदर वेरी करती है, लेकिन अल्फ़ा डैश यानी कि थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू वेरी करती है वो वेरी करती है 10 की पावर -5 के अंदर। तो एक बात बताओ, जब अल्फ़ा के अंदर से मैं ये माइनस करूँगा तो रियल के अंदर जो वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी, यानी कि ये अल्फ़ा डैश एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा बहुत छोटा है ना। तो अल्फ़ा को हम क्या कर देते हैं, अल्फ़ा डैश को मैं क्या कर देता हूँ, नेगलेक्ट कर देता हूँ। किसके रिस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी है और इसकी वैल्यू क्या एक तरीके से छोटी है। तो यहाँ से जब मैं डी टी को कॉमन लूँगा, यानी कि डी आर बाई आर, जब मैं डी टी को कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा डैश बचेगा। और मैंने क्या बोल दिया, इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ इसके रिस्पेक्ट में। तो रियल में क्या आया मेरे पास, देखो अल्फ़ा डी टी आया। तो रियल के अंदर जब मैं डी आर की वैल्यू जब मैं फाइंड कर रहा हूँ, स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस, वो क्या आया, आर अल्फ़ा डी टी मेरे पास आया। और यही चीज़ मेरे को फाइंड आउट करनी थी, ये चीज़ मेरे को क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास ये क्या आ गया, स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस आ गया, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के साथ में, और इनिशियल रेजिस्टेंस मेरे पास गिवन होगा। तो जब मैं टेम्परेचर के साथ में इसका डी आर निकालूंगा तो मेरे पास फाइनल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इनिशियल रेजिस्टेंस प्लस में डी आर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनल रेजिस्टेंस आ जाएगा जब डी टी हमें गिवन होगा, टेम्परेचर जब हमारे पास गिवन होगी। तो ये चीज़ें आ गई अच्छे से क्लियर के अंदर। हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो मैंने इसके अंदर आज फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा है। जो मेरे पास आर की वैल्यू थी, यानी कि रेजिस्टेंस जो मेरे पास फाइनल था वो किस तरीके से आया था, मेरे पास 2-3 फॉर्मूला आपको देखने को मिले थे। रेजिस्टेंस फाइनल इज इक्वल टू में आर नोट 1 प्लस इंटीग्रेशन के अंदर था अपर लिमिट टू लोअर लिमिट ऑफ टेम्परेचर टी इनिशियल टू टी फाइनल अल्फ़ा डी टी। इसी तरीके से आर फाइनल मेरे पास आया था, वो आया था आर नोट, ठीक है, 1 प्लस अल्फ़ा
dt। ये मैं कब लगाता था, जब अल्फ़ा इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अगर गिवन हो तो, ठीक है, यानी कि 99% तो अल्फ़ा मेरे पास क्या होगा, कॉमन हो। ये क्या मैं लगाता था, व्हेन अल्फ़ा इज कॉन्स्टेंट, यानी कि अल्फ़ा कॉन्स्टेंट या फिर अल्फ़ा इज़ नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। 99%, 95 to 99% क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो अल्फ़ा होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने की वजह से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे ये। इसका मतलब क्या है, ये है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। जैसे कि मान लो 100 डिग्री के ऊपर शुरू में 50 डिग्री था, लास्ट में 100 डिग्री के ऊपर कर दिया, ये हमें गिवन होगा, ठीक है। इनिशियल हमें रेजिस्टेंस गिवन है तो हम फाइनल निकाल सकते हैं, बस ओनली मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट यही तो करना है, तो आसान सा क्वेश्चन हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान दे लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है वो मैं आपको कल करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो देखो 1 घंटे की बनने वाली है, तो ज़्यादा आपके ऊपर भी ज़्यादा दिमाग के ऊपर जोर ना डले, इस वजह से आप लोग ये वीडियो आप लोग पढ़ के आना, ठीक है। यानी कि ये वाली पार्ट 1 मैंने करवा दिया है, ठीक है, पार्ट 2 मैंने करवा दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और पार्ट 3 ये वाला था, तो ये 3 मैंने करवा दिए हैं। पार्ट 4 के अंदर है ना, पार्ट 4 के अंदर पार्ट 3 से रिलेटेड मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा। एक तो ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, ये जो बच गया था रजिस्टेंस का, ये वाला करवाना है मेरे को, और टेम्परेचर जो हमने पढ़ा है अल्फ़ा वाला, इस वाले केस के ऊपर मैं सोच रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन करवा दूँ। अदरवाइज जो सेमीकंडक्टर कंडक्टर का, ये क्योंकि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ में वेरी करता है ना, तो हम किस तरीके से कुछ भी एक ऐसा कंडक्टर या कुछ भी एक ऐसा मटेरियल बनाए, कुछ ऐसा एक वायर बनाए कि जब हम एक देश से दूसरे देश में पहुंचे, क्योंकि सब जगह का टेम्परेचर सेम तो होता नहीं है, सभी जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो हम उस वायर को किस तरीके से बनाएं कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज ना हो। क्योंकि कंडक्टर का बनाएंगे तो अल्फ़ा मेरा क्या होगा, अल्फ़ा पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर जब वेरी करेगा तो अल्फा पॉजिटिव होगा, तो फाइनल रेजिस्टेंस जहाँ पे वो जाएगा वहाँ की रेजिस्टेंस अलग हो जाएगी। उसने हमसे मांगा था 100 ओम का, तो वहाँ पे जाने के बाद पता लगे वो 110 ओम का हो गया। तो इस तरीके से हम ये पता लगाएंगे कि किसी भी वायर को बनाने के लिए हम किस तरीके से बनाएं, उसको क्या हम कम्बिनेशन करें कि टेम्परेचर का उसके ऊपर फ़र्क ना पड़े, यानी कि ओवरऑल जो टेम्परेचर का जो उसके ऊपर फ़र्क था वो 0 हो जाए, ठीक है। तो हम इसके अंदर ये वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल आइएगा दोबारा, इस वीडियो को देख के आइएगा अच्छे तरीके से, किस तरीके से हमने आज ये डिस्कस किए हैं। ये अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, अच्छे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट रिलेशन थे जो मैंने आपको ये बताए हैं आज, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना।